जब आप बार बार यूपीएससी की प्री में फेल होते हो, क्या आप कभी सोचते हो कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूं? मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी का एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है। अरे ये तो आप सर क्या बोल रहे हो, यूपीएससी का एग्जामिनर मुझे पास करना चाहता है? सच में यूपीएससी का एग्जामिनर आपको पास करना चाह रहा है, पर आप बार बार फेल हो रहे हैं। जाने अनजाने में कुछ चीजें समझते नहीं है, जिसकी वजह से आप एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझते हैं और इसलिए फेल हो रहे हैं। आप पढ़ते बहुत हैं, आपकी आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, पर नॉलेज को फोकस्ड करके एक जगह पर सही जगह डायरेक्शन वे में नहीं डाला, डायरेक्शनल हार्डवर्क नहीं किया, तो फिर फायदा नहीं होता। ये बात आप एनालाइज करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। जब मैं आपको चीजें इतनी ढेर सारी समझाता हूं, अगर आप इनको धीरे धीरे ग्रैस्प करेंगे, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज पूरी फॉलो करेंगे, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूं। एंड आई होप जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी, उस दिन आपका प्री जरूर निकलेगा। जिनको ये बात समझ में आई है उनका प्री जरूर निकला है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। जिन्होंने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बहुत से स्टूडेंट का 6 5 अटेम्प्ट में नहीं होता था, 6 अटेम्प्ट में प्री हुआ है पहली बार। वो एग्जामिनर का माइंडसेट समझाने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूं टू एन एक्सटेंट, जिसकी वजह से वो समझ पाए कि मॉक्स में कुछ नहीं रखा है। मॉक्स की पागलपन मैं हमेशा बोलता हूं छोड़ दीजिए, परेशान हो जाएंगे। पहले मॉक्स करेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। अरे बाप रे बाप, कर क्या रहे हो अपने जीवन के साथ? एग्जामिनर पर इतना फोकस कर लोगे तो बहुत सी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। और जो आप बहुत ढेर सारा हार्डवर्क करते हो वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है तो सब वेस्ट हो जाता है। सही डायरेक्शन में करेंगे तो वेस्ट भी नहीं होगा। आइए, यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड यील्ड। यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। कैसे पूछता है बार बार सवाल? अरे यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा, 2013 हो 2021 हो, बॉन्ड यील्ड से सवाल पूछता है। इस बार क्यों पूछेगा सर? क्यों बोलते हो आप इस बार पूछेगा? क्योंकि बॉन्ड यील्ड के साथ साथ करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी है, साथ में इंपॉर्टेंट थीम भी है यूपीएससी की, और एग्जामिनर यहां पर इंटरेस्ट लेता भी है, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको पूरा बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कौन सा नया क्वेश्चन, कैसे नया ट्रैप बिछाकर आपको यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, किस नए पैटर्न पर सवाल पूछ सकता है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए अपने हाथों से फ्रेम किया है। यस बिल्कुल, और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, डाला भी था, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की। मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूं टाइम टू टाइम, जो भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए फ्रेम करता हूं खुद से। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बताऊंगा और बॉन्ड डील का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बॉन्ड डील का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो बस वेट कर लो, थोड़ा समय और दे दो मुझे, अंत तक वीडियो देख लो तो मैं आपको समझा दूंगा बॉन्ड डील का कॉन्सेप्ट कितना ही ईजी है। आइए पहले समझते हैं करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट क्या है। एन अमेरिकन रिसेशन, अरे बाप रे बाप रे बाप, अमेरिकन रिसेशन। Trump's tariff have rekindled the possibilities of a US economic downturn। और ये 12 मार्च की न्यूज है, ये तो ताजा खबर है, बिल्कुल ताजा खबर है। और यूपीएससी का एग्जामिनर यहां पर इंटरेस्ट ले सकता है। सर इतना करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट से क्या अभी पूछ लेगा? यूपीएससी का एग्जामिनर वैसे भी बॉन्ड डील पे बहुत सवाल पूछता है और यूपीएससी इस बार भी बॉन्ड डील पे सवाल पूछ सकता है। आप जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साथ में अगर बॉन्ड डील से सवाल नहीं पूछा, मेरी बात समझो, हमेशा जब भी ऐसी करंट अफेयर में कोई न्यूज होती है उसका बैकवर्ड लिंकेज भी खींचना पड़ता है। बैकवर्ड लिंकेज मतलब पीछे जाके देखना पड़ता है क्या चीजें और इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसी क्राइसिस के बैकग्राउंड पे बेसल नॉर्म आया था, तो बेसल नॉर्म 3 बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर आप ये कैसे बताते हो? आप जब बेसल नॉर्म क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, जब आप ये पढ़ लोगे तब आपको भी समझ में आएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और साथ में जो टेपर टेंट्रम है, टेपर टेंट्रम, यहां से सवाल बन सकता है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जहां से सवाल बन सकता है, बिल्कुल। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वीडियो मैंने बना रखी है, टेपर टेंट्रम भी मैंने समझा रखा है। हाँ, इन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके आराम से देख लेना। तो ये दोनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे आपके। यस, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी पढ़िएगा, टेपर टेंट्रम भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट बॉन्ड यील्ड से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। साथ में अगर ये पूरा आप एडिटोरियल पढ़ोगे, एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस का, Trump says that he will double the tariffs on the metal from the Canada to 50%. Policy of protectionism follow कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। डोनाल्ड ट्रम्प साहब करना चाहते हैं काम जिसका नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। अगर वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका में प्रोड्यूस करो, अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और टैरिफ्स लगा लगा के वो अमेरिकन को मोटिवेट करना चाहते हैं कि खुद से प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर WTO बात बोलता है कि वर्ल्ड ट्रेड में फ्री वर्ल्ड ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ्स नहीं होने चाहिए थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होने चाहिए थे। बाय द वे WTO भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। WTO इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1995 में बना था और इसको 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 2025 में। तो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर कॉन्सेप्ट लाइक नेशनल ट्रीटमेंट, लाइक आपसे पूछ सकता है नेशनल ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है सवाल,
एक कॉन्सेप्ट और था, मुझे अभी मिस हो रहा है मेरे दिमाग से, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है बिल्कुल। तो WTO से सवाल पूछ सकता है, WTO में ट्रिप्स से सवाल पूछ सकता है, WTO की डिस्प्यूट जो बॉडी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वहां से सवाल पूछ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल थिंग्स हैं जहां से एक से आइडिया आप निकाल सकते हो कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने बताया है। साथ में यहां से अगर आप देखें, RBI का बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन था 2020 में, मुझे याद आ रहा है, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट को 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और ये ऑपरेशन ट्विस्ट भी बॉन्ड यील्ड से कनेक्टेड है, तो इन माय ओपिनियन दिस ऑपरेशन ट्विस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा सर आप क्यों बोलते रहते हो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, टेपर टेंडर क्या है, इसकी वीडियो बना दी है, जाके देख लीजिएगा। और WTO क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, इनको भी एक बार सर्च मार लीजिएगा, किसी और की वीडियो आ जाए तो वो भी देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट या WTO के बारे में कुछ समझा दें तो देखेंगे, उतना स्कोप बचता नहीं है यूट्यूब पर बताने के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा एक इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स है फॉर UPSC प्री 2025 के लिए इंडियन इकोनॉमी का पूरा कोर्स मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर सब कुछ पढ़ाया है एंड दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू वे टू गो। आइए यहां पर एक चीज लिखी हुई है, सेकेंडली द बॉन्ड यील्ड्स, तो ये पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में एक चीज लिखी है, सेकेंडली द बॉन्ड यील्ड्स और द रिटर्न अ बॉन्ड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव ईच ईयर ओवर इट्स टर्म टू मैच्योरिटी आर परहैप्स अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेदर अ रिसेशन इज इन मेकिंग। तो आप ये खुद ही लोग कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड का कनेक्शन क्या रिसेशन से हो सकता है, और इसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए पूछा है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, इन्फ्लेशन और बॉन्ड होल्डर को कनेक्ट करके सवाल पूछा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्शंस ऑफ द US फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। मैं क्यों बोल रहा हूं कि बॉन्ड यील्ड इंपॉर्टेंट होगी, और मैंने ऑपरेशन ट्विस्ट क्यों बताया, क्योंकि ऑपरेशन जो ट्विस्ट था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया था और उसको 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल बन सकता है। तो पूरे लॉजिक के साथ मैं चीजें बताता हूं। अगर आपका दिमाग खुला है, आप चीजें पढ़ते हैं और आप थोड़ा सा अपने आप को फाउंडेशनल स्ट्रांग समझते हैं, तो आप ये चीजें समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि प्री में आपको बहुत मदद करेगी। और UPSC प्री में इस बार 2025 में फॉर UPSC प्री ऐसा सवाल बना के आपसे पूछ सकता है, 2 स्टेटमेंट देगा और 2 स्टेटमेंट देके ऐसा पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और दूसरा पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट हैं पर दूसरा पहले को एक्सप्लेन नहीं करता है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, ऐसे 4 ऑप्शन करके आपसे सवाल पूछ सकता है। इसको भी हम अभी रिजॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं व्हाट इज बॉन्ड यील्ड। बाय द वे, अगर आपको पैसा मार्केट से बोरो करना है, तो बैंक से बोरो कर सकते हैं, बैंक आपको पैसा देगा बिल्कुल, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट। तो बैंक भी आपको पैसा देता है, पर आप बैंक से पैसा नहीं लेना चाहते हो, आप पैसा लेना चाहते हो जनरल पब्लिक से, या कोई जो आपका बॉन्ड का पेपर। तो मान लीजिए आपके पास आपकी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है लेट्स से होप तुशांत कंपनी। तो मेरी कंपनी है, मान लो होप तुशांत कंपनी, एंड दिस कंपनी वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। इसको पैसा चाहिए, वांट्स टू रेज मनी, इसको हम बोलते हैं रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। पैसा चाहिए, पैसा रेज करना चाहते हैं। पहला तरीका क्या है, मैं अपने शेयर्स इशू कर सकता हूं, शेयर सबको देकर अब पैसे ले सकता हूं। शेयर्स इशू करूंगा तो मुझे कंपनी में उनको ओनरशिप देनी पड़ेगी, पर मैं कंपनी में उनको ओनरशिप नहीं देना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे लोन पे पैसा दो। यानी मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मेरा बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब एक पीस ऑफ पेपर है, इस पीस ऑफ पेपर पे लिखा है लेट्स से 100 रुपीज 8% फॉर 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है मैंने बोला कि ये मेरा बॉन्ड का पेपर है जिसमें लिखा है 100 रुपीज, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड प्राइस, लिखा है इंटरेस्ट रेट दैट इज बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, एंड ये लिखा है टाइम पीरियड। तो बॉन्ड में 3 चीजें मेंशन होती है, क्या प्राइस है, क्या इंटरेस्ट है, क्या ये कितने साल के लिए। तो मान लो कोई इंसान है, लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है कौशलेंद्र ने क्या किया, मुझसे ये बॉन्ड का पेपर परचेज किया। तो बॉन्ड का पेपर कौशलेंद्र के पास जाएगा और कौशलेंद्र मुझे क्या देगा, 100 रुपीज देगा। तो बॉन्ड का पेपर मैं कौशलेंद्र दूंगा और कौशलेंद्र मुझे पैसा देगा। तो मेरे पास पैसा आ गया, कैसे आ गया, ये बॉन्ड का पेपर मैंने उसे दिया। सर ये पेपर की कोई वैल्यू है, अरे वैल्यू है। वैल्यू कैसे कि कौशलेंद्र 1 साल बाद वापस आएगा, आफ्टर 1 ईयर ही विल कम टू मी एंड आई विल गिव हिम 100 + 8 रुपीज, 100 रुपीज प्रिंसिपल का और 8% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। यानी कौशलेंद्र ने जो मेरा बॉन्ड बाय किया उससे कौशलेंद्र को कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, उसका आउटपुट कितना निकला,
आउटपुट कितना निकला बॉन्ड से, 8 रुपीज का आउटपुट निकला। यानी कॉस्ट लेंथ अगर मुझे 100 रुपीज देता है, आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट लेंथ विल गेट 100 प्लस 8 रुपीज। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज अ पेपर जो मैं लोगों को देता हूं टू रेज मनी, पैसा लाने के लिए, पर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मुझे बॉन्ड का पेपर वापस लेना पड़ेगा और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का नाम का पैसा वापस देना भी पड़ेगा। विच मीन्स अगर मैंने लोन लिया है तो बॉन्ड का पेपर है क्या, बॉन्ड का पेपर एक तरह से लोन है जो आप ले रहे हैं, एक तरह से लोन है, बस बैंक से नहीं ले रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं। तो बॉन्ड का पेपर आप किसी और को इश्यू करते हैं और वहां से क्या करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर जितना भी टाइम लिखा है उसके बाद वो आदमी आएगा और आपसे पैसा वापस लेगा, साथ में इंटरेस्ट भी वापस लेगा। यानी ये जो 8% बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ये बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट को बॉन्ड का आउटपुट भी बोल सकते हैं कि भाई बॉन्ड का आउटपुट क्या है, या आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, आउटपुट को आप यील्ड भी बोलते हैं। तो बॉन्ड की यील्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड यील्ड। अगर कॉस्टन में से 100 रुपए का बॉन्ड परचेज करके ले गया, आफ्टर 1 ईयर ही विल गेट 8 रुपीज एक्स्ट्रा, तो बॉन्ड का आउटपुट यील्ड कितना मिला कॉस्टन को, 8। यानी जो 8% है या 8 रुपीज जो निकला, क्योंकि हमें 100 रुपीज का बॉन्ड है, तो 8% या 8 रुपीज क्या है, बॉन्ड की यील्ड है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इतना डीप में समझेंगे तभी बात बनेगी, इतना क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जब मान लीजिए जब आपको एसी बाय करना है, आप एसी जब नया बाय करने जाएंगे तो कौन सी शॉप पे जाएंगे, ऐसी शॉप पे जाएंगे जहां पे बार्गेनिंग नहीं होती है। तो न्यू एसी अगर परचेज करनी है तो न्यू एसी परचेज करने आप ब्रांड शोरूम पे जाओगे, ब्रांड किसी भी ब्रांड के शोरूम पे जाओगे, वहां पर क्या होगा, उन्होंने बोल दिया 45,000 की एसी है तो 45,000 की एसी है, फिर आपको वो एसी उतने ही प्राइस पे लेना पड़ेगा। यानी प्राइमरी मार्केट वो है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले। तो एसी, नई एसी आपने कहां से खरीदा, हमेशा आप नई एसी कहां से खरीदेंगे, प्राइमरी मार्केट से खरीदेंगे। लेकिन अब आपने एसी 1 साल यूज किया, 45,000 रुपीज में खरीदी थी, 1 साल यूज किया, 1 ईयर यूज किया, यूज करने के बाद आप क्या करोगे, यूज करने के बाद आप उसको बेचना चाहते हो क्योंकि आपको दूसरी एसी खरीदनी है। तो आप कहां जाओगे, OLX में जाओगे। OLX में क्या करोगे, आप अपनी एसी का फोटो निकालोगे और पुट अप करोगे और बोलोगे मैं एसी को 25,000 में सेल करना चाहता हूं। तो वहां पर OLX में बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, आप वहां पर सेल करना चाहते हो, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। सेकेंडरी मतलब क्योंकि सामान को आप एक बार यूज कर चुके हो, प्राइमरी मार्केट में खरीदा था अपने पर्पस के लिए, पहले बार था, नया था। अब जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब उसको बेचा जाएगा तो उसको कहां बेचा जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाएगा। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में आप क्या नहीं कर सकते, प्राइमरी मार्केट में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे लेंगे। लेकिन OLX में आपने देखा होगा, OLX में बार्गेनिंग होती है, अरे नहीं भैया 25,000 रुपए दे नहीं पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा है, सिर्फ 15,000 रुपीज दे पाएंगे, सिर्फ 15,000 रुपीज दे पाएंगे। फिर वो सामने वाला बोलेगा अरे भैया 15,000 हम नहीं दे पाएंगे, हम अगर आपको खरीदना है तो आप 20,000 में खरीद लो। ऐसे बार्गेनिंग होती है, कहां पर होती है सारी बार्गेनिंग, सेकेंडरी मार्केट में होती है। अब मानिए कि मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नई ताजा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की है, तो मैं परचेज करने गया, तो मैं परचेज करूंगा तो कहां परचेज करूंगा, प्राइमरी मार्केट में परचेज करूंगा। तो मान लीजिए 100 रुपीज का गवर्नमेंट सिक्योरिटी था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलिए, बॉन्ड बोलिए, एक ही बात है, यस। 8% पर 1 साल के लिए मोदी साहब ने मुझको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, तो मोदी साहब को मैंने क्या दिया, मोदी साहब को 100 रुपीज दिया। अब 100 रुपीज देने के बाद आफ्टर लेट्स से 2024 में हुआ, तो 25 में 1 साल बाद में आऊंगा और 1 साल बाद मोदी साहब मुझे कितना देंगे, 100 + 8। यानी ये जो बॉन्ड का पेपर मोदी साहब ने मुझे दिया, ये बॉन्ड का पेपर मेरे पास है, किसी और के पास है, ये बॉन्ड का पेपर मोदी साहब के पास जब कोई वापस ले जाएगा तो मोदी साहब क्या करेंगे, मोदी साहब उनको 100 रुपीज, वो बॉन्ड का पेपर एक्सेप्ट करेंगे, 100 रुपीज देंगे और 8% का इंटरेस्ट देंगे। विच मीन्स ये जो बॉन्ड की यील्ड क्या होगी, प्राइमरी मार्केट में 8 होगी, 8% की बॉन्ड यील्ड होगी। यानी जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वही बॉन्ड की यील्ड है, कहां पर, प्राइमरी मार्केट में। तो मान लीजिए मैंने इसको 24 में परचेज किया, लेट्स से जनवरी 24 में परचेज किया, लेकिन फरवरी 24 में मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की। अब 100 रुपीज मोदी साहब को दे रखा था मैंने, पर मोदी जी ऐसा तो करेंगे नहीं कि मोदी जी के पास मैं जाऊं फरवरी में कि मोदी जी मेरे पैसे वापस कर दो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मोदी जी विल नॉट टेक इट। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मोदी जी कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको 1 साल बाद ही आपका पैसा वापस करूंगा 100 + 8 रुपीज। अब फरवरी 2024 को मुझे जरूरत है, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं फिर जाऊंगा सेकेंडरी मार्केट, जहां पर बहुत लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड कर रहे हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड कर रहे हैं, बहुत लोगों को चाहिए। तो मैं गया,
सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने वाले भी होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने वाले भी होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं अपना ये बॉन्ड का पेपर लेके गया और मैंने यहाँ पे लोगों से बोला कि कौन परचेज करना चाहता है ये बॉन्ड। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था परचेज करने में। अरे मैंने कहा कि मैंने 100 रुपीज का परचेज किया है, आपको मैं लेट से 95 में दे दूंगा। 95 में भी नहीं मान रहे थे। एक आदमी आया बोलता है नहीं 95 में नहीं, आप मुझे 85 में दे दो। मैंने कहा इतना सस्ता मैं नहीं दे सकता 85 में, मैंने खुद 100 का परचेज किया, आपको 85 का दे दूंगा तो मेरे को 15 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। फिर एक पर्सन को मैंने 90 रुपीज में सेल कर दिया। मुझे नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया आपको? क्योंकि आपने परचेज किया 100 पे और बेच दिया 90 पे, आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या थे, डेस्परेट थे सेल करने के लिए, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी और आपको बेचना ही बेचना था। लेकिन जिस पर्सन ने, लेट्स से एक्स पर्सन जो ये था, इस पर्सन ने आपसे 90 रुपीज में बाय किया। अब ये एक्स पर्सन के पास ये पेपर है 90 रुपीज का, इसने 90 का किया और आफ्टर 1 ईयर यानी जनवरी 25 में ये मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी से कहेगा कि मोदी जी लाइए मुझे पैसा दीजिए। कितना देंगे मोदी जी? मोदी जी इसको भी 108 देंगे, क्योंकि बॉन्ड पे नाम तो लिखा नहीं है, बॉन्ड पे 100 रुपीज 8% लिखा है। लेकिन इस एक्स पर्सन ने, ध्यान देना, इस एक्स पर्सन ने बार्गेनिंग करके 90 रुपीज पे परचेज किया था, इसको मिलेंगे 108 रुपीज। यानी इसका प्रॉफिट कितने का हो गया? इसको बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड का आउटपुट कितना है इसके लिए? 18 रुपीज का। इसका बॉन्ड का आउटपुट कितना है? 18 रुपीज का। 18 रुपीज किस पर? 90 पर, इंटू 100 कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 20%। यानी इसका बॉन्ड यील्ड कितना है? 20% है। क्यों है बॉन्ड यील्ड 20%? अरे सर बॉन्ड पे तो 8% लिखा है, तो मोदी साहब तो उतना ही दे रहे हैं 8%। लेकिन क्योंकि आपने सेकेंडरी मार्केट में बार्गेनिंग करके उसको लेस प्राइस पे बाय किया था, लेस प्राइस पे, तो उसमें आपका बॉन्ड का प्राइस यहां पे 100 था, वो 100 ही रहेगा जीवन भर। लेकिन बोलने में सेकेंडरी मार्केट में अब एसी का प्राइस 45,000 लिखा है, अगर एमआरपी छपी हुई है तो एमआरपी थोड़ी चेंज होती है, पर आप 25,000 का बेच देते हो ना ओलेक्स पे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बॉन्ड का प्राइस 100 ही लिखा हुआ है, पर सेकेंडरी मार्केट में आप क्या करोगे? सेकेंडरी मार्केट में बार्गेनिंग करके आपने 90 का बेचा, उसको 90 का बेचा। क्यों? क्योंकि बाय करने वाले लोग थे नहीं, यानी इस बॉन्ड की डिमांड नहीं थी। तो बॉन्ड की डिमांड कम थी, बॉन्ड की सप्लाई ज्यादा थी, इसलिए आपका बॉन्ड का प्राइस कम हो गया। बॉन्ड का प्राइस कम हो गया, कितना हो गया? 90 हो गया। जब बॉन्ड का प्राइस कम हो गया तो आप देखो ना, यील्ड आपकी कितनी हो गई? 20%। तो यानी जो 8% की यील्ड थी, अगर मैं ही होल्ड करता और आफ्टर 1 ईयर जाता तो मुझे 108 रुपीज मिलता, बिल्कुल मिलता। तो मेरे को कितना यील्ड मिलता? 8% की यील्ड मिलती। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बार्गेनिंग हुई, और बार्गेनिंग क्या होगा? एक ही प्रिंसिपल है, बार्गेनिंग का एक ही प्रिंसिपल है। अगर बॉन्ड का प्राइस ज्यादा है, बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम होगी, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। बॉन्ड की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, तो सिंपल कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। बॉन्ड की डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा। जब जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड की यील्ड कम होगी, जब जब बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी। यानी बॉन्ड का प्राइस इन द सेकेंडरी मार्केट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड का यील्ड। व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड का आउटपुट। तो अगर आपने 90 में परचेज किया तो आपको 108 मिलेंगे, लेकिन सोचो आपने 102 में परचेज किया होता तो भी आपको 108 मिलते। तो 90 में परचेज किया तो 18 रुपीज का फायदा है, 102 में परचेज किया तो आपको 6 रुपीज का फायदा है। तो 6 डिवाइड बाई 102 इंटू 100 हो जाता। क्या होता? बॉन्ड यील्ड इतना होता। लेकिन इस केस में कितना है? इस केस में 18 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 है। इस केस में 20% है, इस केस में कुछ होगा 5% का अप्रॉक्स। गॉट माई पॉइंट। तो जब आपने 100 से ऊपर बाय किया, तो जो बॉन्ड प्राइस बॉन्ड पे लिखा था उससे ऊपर प्राइस पे बाय किया, तो उसमें क्या हुआ? क्यों प्राइस में बाय किया? क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला गया सेकेंडरी मार्केट में बार्गेनिंग करते समय। तो बार्गेनिंग करते समय अगर ज्यादा चला गया तो बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो बॉन्ड का यील्ड कुछ नहीं है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? अरे भाई आपने 90 का खरीदा था, आपको 18 रुपीज मिला इंटू 100, तो ये जो आपको 20% निकल के आया, ये जो बॉन्ड यील्ड है, इसी को आप बोल सकते हो मुझे इफेक्टिवली इतना इंटरेस्ट रेट मिला। अरे बॉन्ड पे तो 80% लिखा था, लेकिन आपको मिला क्या? आपको मिला 20%।
क्योंकि आपने 90 पर बाय किया था। गॉट द प्राइस? यस, गॉट द पॉइंट, नॉट द प्राइस। यस, तो बॉन्ड प्राइस इन द सेकेंडरी मार्केट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। ये कोई समझाता नहीं कि बॉन्ड का प्राइस चेंज कैसे होता है। ये चेंज कैसे होता है? सेकेंडरी मार्केट में, यानी प्राइमरी मार्केट में कभी बॉन्ड का प्राइस चेंज नहीं होगा। यानी इस बॉन्ड पे एक बार जो एमआरपी लिख गया 100 रुपीज बॉन्ड प्राइस, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस, तो बॉन्ड प्राइस लिखा वही है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब आप बार्गेनिंग करते हो, एसी का प्राइस वही लिखा है एमआरपी पे, लेकिन आप बार्गेनिंग करते समय एसी की प्राइस ज्यादा या कम कर सकते हो। उसी के जैसा इन अ सिमिलर वे आप बॉन्ड के प्राइस को चेंज कर सकते हो इन द सेकेंडरी मार्केट बाय डूइंग द बार्गेनिंग, और उसके हिसाब से बॉन्ड यील्ड चेंज होगी। अगर आप 102 में परचेज करोगे तो आपको 102 में परचेज करने के बाद भी 108 ही तो मिलेगा, और अगर आप 90 में परचेज करोगे तो अब भी आपको 108 मिलेगा। तो इन 90 वाले केस में जब बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी। आई होप बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब आप समझिए, या तो शेयर्स में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अगर पैसा रेज करना है तो शेयर्स में पैसा लगाइए, या तो आप बॉन्ड इशू कीजिए। तो अगर आपको पैसा मार्केट में रेज करना है तो शेयर्स का इशू कर सकते हैं, तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं। शेयर्स इशू कब करते हैं? शेयर्स इशू जब करते हैं, कोई आपके शेयर्स कब परचेज करेगा? जब उसको लगेगा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो शेयर्स हैं, यानी आप कंपनी के ओनर हो, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर करोगे, तभी आप शेयर्स परचेज करोगे। तो मान लो एक कंपनी XYZ कंपनी, उसने अपने शेयर्स इशू किए, व्हाई यू विल परचेज दीज शेयर्स? बिकॉज यू नो कि दिस कंपनी विल परफॉर्म गुड। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ऊपर जाएगी, ये सेलिंग ज्यादा करेगी, इसके पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो मैं प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर करूंगा, तभी तो इसका नाम है शेयर। तो आप शेयर्स परचेज करोगे। लेकिन वही कंपनी बॉन्ड भी इशू करती है, आप बॉन्ड क्यों नहीं परचेज करोगे? क्योंकि बॉन्ड का क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। सेकेंडरी मार्केट में चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे बॉन्ड में लिखा तो क्या है? 100 रुपीज 8% फॉर 1 ईयर, ये लिखा हुआ है, तो ये 8% तो चेंज नहीं होगा। सेकेंडरी मार्केट में भले आप बार्गेनिंग करके इसको चेंज करवा लो किसी और को देने के लिए, पर वैसे तो ये चेंज नहीं होगा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बॉन्ड एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन शेयर्स में कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयर करेगी, लेकिन लॉस होगा तो लॉस भी बियर करना पड़ेगा। पर बॉन्ड के केस में आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मुझे पता है कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, समझिएगा, अगर मुझे लग रहा है, अभी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी नीचे जाने वाली है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉलिसीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्या होगा? क्योंकि अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो हो सकता है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म की वजह से इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, तो वहां के जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो शेयर्स परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता अगर नीचे जाने वाली इकोनॉमी तो ये सारी कंपनियां नीचे जाएंगी, शेयर्स के प्राइस इनके नीचे जाएंगे और हमें नुकसान होगा, तो सब लोग अपने शेयर्स को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। क्या बाय करना शुरू कर देंगे बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अरे इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ना कहीं, नहीं तो इन्फ्लेशन उनके पैसे को चर्न आउट कर देगा, तो वो उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट कहां मिलेगा? बॉन्ड में, क्योंकि बॉन्ड में रिस्क नहीं है और शेयर्स में रिस्क ही रिस्क है। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है, वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड में रिस्क कम है तो रिटर्न भी फिक्स्ड है आपका। तो जब आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, तो आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट करोगे। यानी जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे आप, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी और बॉन्ड की सप्लाई अगर उतनी ही है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लगेंगे, तो बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी। तो अगर बॉन्ड की यील्ड कम होने लगे तो समझ लेना, एक तरह से समझ लेना, बॉन्ड की यील्ड जब कम होगी कि इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है। और अगर उल्टा हो जाए कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाए, मतलब सब लोग शेयर्स बाय कर रहे हैं, बॉन्ड कोई बाय नहीं कर रहा है, तो बॉन्ड कोई बाय नहीं कर रहा, तो बॉन्ड की डिमांड कम है, सप्लाई उतनी है, तो बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड के प्राइस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। बॉन्ड यील्ड बढ़ने मतलब है कि सब लोग शेयर्स में परचेज कर रहे हैं। शेयर्स क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि इकोनॉमी में क्या आने वाला होगा? इकोनॉमिक बूम आने वाला होगा, इकोनॉमी में बूम आने लगे। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हो सकता है इकोनॉमी में आगे चल के बूम आएगा, अगर बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो हो सकता है इकोनॉमी में आगे चल के रिसेशन आएगा। तो बॉन्ड यील्ड से ऐसे जज कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा या बूम आएगा। अब आप बात समझो, इकोनॉमी का कोर्स है, वहां पर मैंने सबको समझा रखा है। प्री 2025 के लिए 90% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, और इकोनॉमी में बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे, सबको लेटेस्ट इंक्लूड करके सब पढ़ाया है। आप जाके पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इन 30 लेक्चर्स में आपकी पूरी इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिवली प्री के लिए कवर होगी और आपको 90% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगी। दैट्स माई गारंटी टू यू कि आप अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या लिखा था, यहां पर पढ़िए आप। Bond yield or the return on a bond investor expect to receive each year over its term to maturity.
आर परहैप्स अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेदर रिसेशन इज इन द मेकिंग। और क्या लिखा है, अन अमेरिकन 10-year बॉन्ड यील्ड ईज्ड बाई 11 बेसिस पॉइंट्स Monday as the demand for the safe haven asset increased after the Trump declined to rule out a recession as a result of the tariff policy। अब मेरी बात समझिए, ये ईज यानी कह रहे हैं बॉन्ड यील्ड कम हो गया है क्योंकि इन्वेस्टर्स बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ गए, तो बॉन्ड यील्ड ईज हो गई 11 पॉइंट से। दैट्स वाई अगर बॉन्ड यील्ड ईज हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि लोग बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो बॉन्ड की डिमांड क्यों कर रहे होंगे ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है यूएसए में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर इकोनॉमी में रिसेशन आएगा यूएसए में, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूएस का फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा तो उस पर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब वो टेपर टेंट्रम करेगा तब उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है मैंने पूरे इकोनॉमी कोर्स में पढ़ा रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए इन सवालों को करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। यस, जब आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टेपर टेंट्रम पढ़ लोगे आप ये मेरी बात समझ जाओगे। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, यस। इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। और ये जो सवाल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, स्टेटमेंट 1, यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक कैन रिजल्ट इनटू द कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया। जब यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है अपने, यानी वो क्या करता है, टेपरिंग करती है, तो टेपरिंग करने की वजह से हमारे देश में टेंट्रम होता है। जब टेपर टेंट्रम का आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मेरी बात ही ज्यादा समझ पाएंगे। जब यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाई करता है तो हमारी कंट्री से कैपिटल का आउटफ्लो होता है। हमारे यहाँ पर जितने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एफडीआई, एफपीआई, वो अपना पैसा निकालती है और वो यूएसए की तरफ जाना शिफ्ट करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से हमारे शेयर्स बेचते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉन्ड्स बेचते हैं। जब बॉन्ड्स बेचेंगे तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यूएस का फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, बिल्कुल कैपिटल फ्लाइट होता है हमारे देश से। एंड सेकंड लिखा है, इंक्रीजिंग द बॉन्ड यील्ड कैन बी एन इंडिकेटर फॉर अपकमिंग इकोनॉमिक रिसेशन। और ये अभी मैंने समझाया, डिक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड, नॉट इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड। तो अगर आपको पहला स्टेटमेंट नहीं भी आता होगा तो जो मैंने समझाया उससे आप बात समझ गए कि अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो आंसर इसका क्या है कि सेकंड इनकरेक्ट है और पहला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ पाए, आप बॉन्ड समझ पाए, बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ पाए। मैं समझता हूं कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है टॉपिक, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को मैंने क्रंच करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो से आप मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम यील्ड लेके जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।